जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल आप सभी का। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस का 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट होते हैं। आज की इस वीडियो में सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो कि बार बार रिपीट होने। टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और खुद से बनाने के प्रयास यहाँ पर कीजिएगा। टॉप 50 साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन बाबू ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ही इसका आंसर देने की यहाँ पर कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या बाबू, पहला क्वेश्चन देखिए, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है बाबू, तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22 O11। कौन सा ऑप्शन में मैच खा रहा है बाबू, चीनी का सूत्र C12H22O11, ऑप्शन सी में यहाँ पर ऑप्शन सी वाला भी देखिए C12H22O11 हो जाता है चीनी का सूत्र। और एक और बाबू ग्लूकोज का सूत्र, क्या बाबू, ग्लूकोज का भी सूत्र याद कर लीजिएगा। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, याद कर लीजिएगा, ग्लूकोज का सूत्र भी पूछता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हानि कहलाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की बाबू यहाँ पर हानि हो जाएगी, ऑक्सीजन की यहाँ पर क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, तो उसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, उसको अपचयन अभिक्रिया यानी कि रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, उसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं बाबू। इसमें हाइड्रोजन की लाभ होती है, क्या होती है, हाइड्रोजन की लाभ होती है, हाइड्रोजन की होती है, लाभ होती है, और ऑक्सीजन की हानि होती है। इस प्रकार की अभिक्रिया को यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। प्रकार का पूछा, साग सब्जियों का विघटित होकर यानी विघटित होकर बाबू यहाँ पर टूट कर, यहाँ पर क्या बाबू टूट रहा है, तो टूट रहा, और टूटने के साथ साथ यहाँ पर उष्मा भी रिलीज हो रही है। क्या हो बाबू, टूटने के साथ साथ उष्मा भी रिलीज हो रही है। केवल टूटता तब वियोजन हो सकता था, केवल टूटता तब वियोजन कह सकते थे, लेकिन यहाँ बाबू टूटने के साथ साथ यहाँ पर उष्मा भी उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू, उष्मा यहाँ पर क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। उष्मा जहाँ पर उत्पन्न होगा उसको हम उष्मा छेपी अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको उष्मा छेपी अभिक्रिया कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर देखिए, कूटपाद किसमें पाया जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, कूटपाद किसमें पाया जाता है, तो कूटपाद पाया जाता है बाबू अमीबा में। कूटपाद किसमें पाया जाता है, तो अमीबा में भी यहाँ पर पाया जाता है। कूटपाद किसमें पाया जाता है, तो अमीबा में। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। जो हमारे पौधे में बाबू भोजन है वो किस रूप में जमा होता है बताइएगा। ग्लूकोज में होता है, या प्रोटीन में होता है, या स्टार्च के रूप में होता है, या फैटी एसिड के रूप में होता है। तो जो हमारे पौधे में जो भोजन का रूप होता है बाबू, वो होता है हमारे स्टार्च के रूप में। क्या होता है, स्टार्च के रूप में। अब मानव में शरीर में जो होता है वो ग्लूकोज के होता है। मानव के शरीर में भोजन जो हमारा जमा होता है बाबू, वो ग्लूकोज के यहाँ पर रूप में जमा होता है। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है बाबू, कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें मैग्नीशियम पाया जाता है बाबू, बताइएगा। क्लोरोफिल में पाया जाता है, या लाल रक्त कण में पाया जाता है, या वर्णिक लवण में पाया जाता है, या श्वेत रक्त कण में पाया जाता है। तो जो मैग्नीशियम है बाबू वो हमारा पाया जाता है क्लोरोफिल में। क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही जो पत्ता का रंग होता है बाबू, जो हमारा पत्ता होता है, जो लीफ होता है, जो हमारा लीफ होता है वो हमारा हरा रहता है। इसी के कारण ही हमारा जो लीफ होता है बाबू वो हरा रहता है। किसके कारण, तो यहाँ पर क्लोरोफिल के कारण। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने बाबू, परावर्तन पूछ ले या अपवर्तन पूछ ले। क्या बाबू, यहाँ पर अपवर्तन पूछ ले, परावर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे, दोनों का नियम कितना बाबू, दो ही होते हैं। दोनों का कितने नियम है, दो नियम है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश के अपवर्तन, दोनों के कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं।
8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, हजामत के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हजामत यानी कि दाढ़ी बनाने वाला दर्पण भी इसको कहते हैं। दाढ़ यहाँ पर दाढ़ी बनाने वाले या बोले हजामत के लिए दर्पण का प्रयोग, यहाँ पर किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। क्योंकि बाबू ये चेहरे का क्या करता है? बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पर बनाता है, इसलिए इसका प्रयोग यहाँ पर करते हैं। कभी कभी पूछ देगा आदि 2 नंबर में कि हजामत के लिए दर्पण दर्पण यानी कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है और क्यों, तो आप बता सकते हैं कि इसमें हमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और ये प्रतिबिंब क्या बनता है? चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने के कारण क्या है? और ये क्वेश्चन बाबू 2025 के सेकेंड सिटिंग में 2 मार्क्स में भी आया था। सेम क्वेश्चन बाबू 2 अंक में भी ये क्वेश्चन यहाँ पर आया था। ये सेम क्वेश्चन के तालाब का गहरा जल कम गहरा दिखाने का कारण क्या है, विवरण दे। ये 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन 2025 के सेकेंड सिटिंग में आया था। तो इसका कारण बाबू अपवर्तन है। क्या है? अपवर्तन है। और 2 नंबर में थोड़ा सा डिटेल में लिखना होता है, तो वो वाला भी वीडियो देख लीजिएगा। सब्जेक्टिव यहाँ पर हम पढ़ाए हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी? इसमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है बाबू जो पादप को पत्तियों को मुरझा देता है? तो मुरझाने का काम बाबू अम्ल द्वारा किया जाता है, इसलिए एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। जितना भी दुष्परिणाम होता है पेड़ पौधे में, वो किसके कारण होता है? तो वो अम्ल के कारण होता है। नाम चेंज हो सकता है, बाकी का कारण अम्ल ही है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, थायराइड ग्रंथि में से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो नाम से ही पता बाबू, थायराइड थायरॉक्सिन हार्मोन। क्या निकलेगा? थायरॉक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलेगा? तो थायरॉक्सिन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा ऐसा भाग है बाबू जो फल में बदलता है? तो वो बाबू है अंडाशय। क्या है? अंडाशय ही आगे चल के क्या करता है? फूल वो फल में बदल जाता है। 13 नंबर देखिए, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। क्या होता है बाबू? कम होती है। वायु में प्रकाश की चाल जो होती है और निर्वात के अपेक्षा क्या होती है? कम। निर्वात में प्रकाश की जो हमारी चाल होती है बाबू, जो निर्वात में हमारी प्रकाश की चाल होती है, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है। लेकिन जो वायु में प्रकाश की चाल होती है बाबू, वो 2.98 या 89 करके ऐसे ही, यानी कि इससे कम हुई होती है। इससे क्या होती है? कम ही होती है। सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। 4था नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? यानी कौन सा ऐसा लेंस है जिसमें आभासी और काल्पनिक, इसको काल्पनिक भी बोलते हैं, आभासी को यहाँ पर काल्पनिक भी, यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब भी इसको हम बोलते हैं। तो काल्पनिक या आभासी दोनों किस प्रकार के लेंस पे बनते हैं? तो उत्तल लेंस में दोनों प्रकार के यहाँ पर प्रतिबिंब बनते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में बाबू कौन सा लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में यहाँ पर उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। जल्दी जल्दी से बनाते चलिएगा साथ साथ। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? जल्दी से बताइएगा। अम्ल की, क्षार की, लवण की, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा बाबू? तो यहाँ पर देखिए, कौन कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो लाल लिटमस को नीला करने का काम किसका बाबू? क्षार का है। लाल लिटमस को नीला करने का क्षार कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा क्षार का काम है। और नीला को लाल बना देता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको अम्ल कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है? कौन सा ऐसा जो प्राकृतिक सूचक है बाबू? वो है हल्दी। हल्दी में हल्दी में आप गौर कीजिएगा बाबू, हल्दी में जब अम्ल डालिएगा, अम्ल तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब क्षार डालिएगा,
क्षार डालिएगा तो उसका रंग क्या हो जाएगा बाबू, लाल हो जाता है। उसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। जिसका उदाहरण है दैनिक कार्य में यानी कि रोज होता है क्षार बाबू, साबुन। क्या, साबुन या डिटर्जेंट जिसको अपमार्जक की बोलते हैं, अपमार्जक जिसको आप बोलते हैं अपमार्जक, या डिटर्जेंट या सर्फ। जो सर्फ होता है बाबू उस पे हल्दी का दाग लगा है शर्ट पे, यदि आप सर्फ से धोइएगा तो वहाँ पर वो जो होता है बाबू लाल हो जाता है। आप देखे होंगे वो चीज़ लाल हो जाता है। तो वहीं से क्या होता है, जो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है जिसमें क्षार यदि डालते हैं तो क्षार पर यदि हल्दी डालते हैं या हल्दी पर क्षार डालते हैं, दोनों में क्या होगा, लाल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है बाबू। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 7 से कम यदि पीएच मान है बाबू तो वो अम्लीय जल है। अम्लीय जल है, अम्लीय जल है। और यहाँ 7 से अधिक है बाबू, 7 से अधिक है। 7 से हमारा अधिक है बाबू तो वो क्या, हमारा क्षारीय जल है। क्या है, हमारा क्षारीय जल है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं बाबू, पुष्प में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पौधे में जनन अंग कहाँ जा पाए जाते हैं, तो पुष्प में पाए जाते हैं। 20 नंबर देखिए, अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, ये तीनों का तीनों एक अलैंगिक जनन, इसलिए सही आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। तीनों का तीनों क्या, एक अलैंगिक जनन विधि है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है बाबू, किसके द्वारा, तो लैंगिक जनन कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पर फूलों द्वारा होता है। क्या द्वारा होता है, फूलों द्वारा होता है, क्योंकि फूलों में जायांग और पुंकेसर दोनों पाए जाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी जल्दी से बताइएगा। वोल्ट होगा, कूलाम होगा, वाट होगा। तो विद्युत का यहाँ पर एसआई मात्रक बाबू क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। ऑप्शन डी याद रखिएगा, एम्पियर होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक बाबू, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। याद कर लीजिएगा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा बाबू। यदि ताप को बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यदि ताप को घटाएंगे तो चालक का प्रतिरोध यहाँ पर घटेगा। 24 नंबर देखिए, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाएगा, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके यहाँ पर बनाएगा बाबू हाइड्रोकार्बन। क्या बनाएगा, हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोजन से ऑक्सीजन करके क्या बनाएगा, संयोग करके हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोकार्बन। 26 नंबर बताइए, कार्बन है, कार्बन क्या है बाबू, कार्बन एक अधातु पदार्थ है। कार्बन एक क्या है, अधातु पदार्थ है। OH का क्रियाशील मूलक कौन सा बाबू, OH, OH, OH अल्कोहल बाबू, एल्कोहल। OH मतलब एल्कोहल, जिसको शराब वगैरह भी बोलते हैं, वो एल्कोहल के अंतर्गत ही यहाँ पर OH का क्रियाशील मूलक कौन है बाबू, तो एल्कोहल। 28 नंबर देखिए, वेबर का मैंने चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक कौन है बाबू, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक कौन सा होता है बाबू, तो वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक कौन सा होता है, तो वेबर होता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत को यांत्रिक में बदल रहा बाबू तो उसको कहेंगे विद्युत मोटर। क्या कहेंगे, उसको हम यहाँ पर कहेंगे विद्युत मोटर, लेकिन जस्ट उल्टा हो जाए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कर देंगे तो उसको हम करेंगे जनरेटर। क्या बोलेगा, जनरेटर, जनरेटर बोलेंगे। डायनमो से किस प्रकार की धारा निकलती है, तो डायनमो से बाबू यहाँ पर किस प्रकार की धारा निकलती है, तो डायनमो से यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा निकलती है। क्या निकलती है, प्रत्यावर्ती धारा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या बाबू 23 होती है। कितनी होती है, 23 होती है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास किस में होता है बाबू, तो भ्रूण का विकास यहाँ पर किस में होता है, तो गर्भाशय में होता है। भ्रूण के बाद सीधे डायरेक्ट उसको मनुष्य के रूप में जन्म ले लेता है, तो गर्भाशय में ही उनका विकास होता है, पूर्ण विकास। 33 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा नर युग्मक है। नर युग्मक कौन सा बाबू, तो शुक्राणु एक नर युग्मक है। शुक्राणु क्या है, एक नर युग्मक है।
34 नंबर देखिए, आवर्त सारणी में कितने आवर थे? आवर्त सारणी में बाबू कितने आवर थे? तो आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर थे। वही बाबू वर्ग पूछेगा, वर्ग पूछ दे तो 18। वही टोटल कुल तत्व पूछेगा, कुल तत्व पूछ देगा, तब कितना कर दीजिएगा? 118। वर्ग आवर्त पूछेगा 7, वर्ग पूछा तो 18, और कुल तत्व पूछा तो 118। सिलिकॉन एक है, सिलिकॉन क्या है बाबू? एक उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है, मेटोलाइट जिसको बोलते हैं। सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में बाबू यहाँ पर दो दो ही तत्व होते हैं। एक यहाँ पर हाइड्रोजन होता है बाबू, एक हीलियम होता है। एक हाइड्रोजन होता है, एक हीलियम होता है। यहाँ पर हम पीरियोडिक टेबल आपको लेके दिखा सकते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा, ऐसे हम पीरियोडिक टेबल आपको हम लेके दिखाते हैं बाबू। यहाँ पर रुक जाइएगा, यहाँ पर देखिए पीरियोडिक टेबल है। इसको बाबू प्रथम आवर्त यहाँ पर बोलते हैं। ये वाला जो हमारा पार्ट हो गया बाबू, ये वाला हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और हीलियम, ये हमारा प्रथम आवर्त हुआ। क्या हुआ बाबू? प्रथम आवर्त ये वाला हुआ हमारा। ये वाला जो हमारा हुआ प्रथम आवर्त हुआ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हमारा बाबू जहाँ पर सर्कल किया गया वो हमारा प्रथम आवर्त है। क्या है? प्रथम आवर्त। इसमें देखिए एक केवल हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। आगे समझ में क्या? एक हाइड्रोजन एक हीलियम है। क्या बाबू? एक हाइड्रोजन एक हीलियम है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में किसी समान कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो कितने युग्म पूछा बाबू? कितने युग्म पूछा है? तो 23 बोलिएगा। 23 होता है। मानव शरीर में कितने युग्म होते हैं? तो कुल यहाँ पर 23 होते हैं। सॉरी बाबू, यहाँ पर नर नहीं पूछा, पूरे मनुष्य में पूछा था। एक पूरे मनुष्य में 46 गुणसूत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 46। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिंग गुणसूत्रों का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्रों का पूर्ण जोड़ा यहाँ पर पाया जाता है बाबू स्त्रियों में। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है बाबू? तो स्त्रियों में ही पाया जाता है। मेंडल ने बाबू अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? मेंडल जो अपने आनुवांशिक प्रयोग किए थे वो किस पौधे पर किए थे? तो मटर पर किए थे। किस पे किए थे? मटर पर। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग किस में होता है? बाहरी वाहनों में, रेल इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, इनमें से सभी। तो डीजल का प्रयोग आप सभी जानते हैं कि सभी में होता है। 41 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है? यानी कौन सा ऐसा ऊर्जा जिसमें प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता है? तो वह बाबू सौर ऊर्जा भी में भी, जल विद्युत ऊर्जा में और पवन ऊर्जा, तीनों प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता है। तो इसलिए इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा बायोगैस का मुख्य घटक है? बायोगैस में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है बाबू उसको मीथेन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। यानी मुख्य घटक वही है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में यहाँ पर अ, होता है? तो अधातु पूछेगा बाबू तो ब्रोमीन मार दीजिएगा, और ये पाया नहीं बाबू, ये पारा होगा, पारा ऑप्शन में। और जब धातु पूछेगा तो पारा मार दीजिएगा। अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन, और धातु पूछेगा तो पारा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काट सकते? कौन सा ऐसा धातु बाबू जिसको आप आसानी से चाकू से काट सकते? उसको हम बाबू कहते हैं सोडियम। उसको क्या कहते हैं बाबू? सोडियम, जिसका सांकेतिक सूत्र यहाँ पर Na होता है। क्या होता है? Na होता है, ऑप्शन सी। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्रेफाइट एक है। ग्रेफाइट एक विद्युत का सुचालक है बाबू। ये एक ऐसा अधातु पदार्थ है। क्या हमारा? अधातु पदार्थ है जो अधातु होते हुए भी यहाँ पर विद्युत का सुचालक है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। जितने भी जीव जंतु है बाबू, सभी के सभी कहाँ से लेते हैं स्रोत? तो वह बाबू सूर्य, यानी कि सन। क्या बाबू? सन। 47 नंबर देखिए, सूर्य के पराबैंगनी किरण से मनुष्य को कौन सी बीमारी हो सकती है? सूर्य के जो हमारा पराबैंगनी किरण है बाबू, उससे हो सकती है हमारा त्वचा का कैंसर, जो कि ओजोन लेयर बाबू क्या है? ओजोन
जो हमारा ओजोन लेयर है वही हमारा प्रोटेक्ट करता है सूरज को, डायरेक्ट पराबैंगनी किरण हमारे शरीर पर पड़ा बाबू तो यहाँ पर त्वचा का कैंसर हो जाएगा। इसलिए ओजोन लेयर है जो हमें बचाता है। 48वां क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। CO2 कितने परसेंट है बाबू? तो CO2 है बाबू 0.1%। कितने हैं? 0.1%। नाइट्रोजन कितने हमारे वायुमंडल में? 78%। और ऑक्सीजन पूछेगा तो बाबू 21%। क्या? 21%। लास्ट क्वेश्चन बाबू 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है जेट इंजनों में, रेफ्रिजरेटरों में, एयर कंडीशनर यानी कि AC में। तो इन सभी में आप देखेंगे गैस का बाटला लगा रहा था, उसमें क्या होता है बाबू? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। उसमें क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसलिए इनमें से सभी में उपयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज, जो फ्रिज देखते हैं वो। जेट इंजन हो गया हमारा, हेलीकॉप्टर जो रॉकेट वगैरह हो गया, सभी में गैस का बाटला लगा रहा था, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक तरह का ईंधन है। तो इस प्रकार से 50 ऑब्जेक्टिव हम आपको करवाएं बाबू। आप बताइएगा 50 में से आपका कितना खुद से बना, खुद से बनाने का प्रयास खुद से और जल्दी जल्दी में बन चुका है। तो ज़रूर कमेंट में बॉक्स में बताइएगा। चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।